अभी के ऑनलाइन क्लास में हम लोग को बताएं कि labor has come a long way from being exploited by the employers to the point where we are finally talking about the laws that protect the rights of the labor. Okay? Social security जो हम तुम लोग को बताएं, मेन फोकस सोशल सिक्योरिटी में था. मेन फोकस सोशल सिक्योरिटी पे था. सोशल सिक्योरिटी बताएंगे लेकिन थोड़ा सा ये समझो क्योंकि फिर बाद में समझ में नहीं आएगा. सोशल सिक्योरिटी के जो लॉज हैं दैट इज अ टाइप ऑफ लेबर लॉ. ठीक है, जैसे अगर आप लेबर लॉ, तुम लोग एचआरएम पढ़ रहे हो इसीलिए लेबर लॉ बता रहे हो. लेबर लॉ का टाइप्स होता है बहुत सारा. पहला टाइप होता है प्रोटेक्टेड लेबर लॉ. दूसरा होता है रेगुलेटेड लेबर लॉ. तीसरा होता है सोशल सिक्योरिटी. होता है वेलफेयर. प्रोटेक्टेड लेबर लॉ का क्या मतलब होगा? जो लेबर लॉ तुमको प्रोटेक्ट कर रहा है. प्रोटेक्टेड लेबर लॉ का मतलब, अब प्रोटेक्शन जो होता है वो तो तुमको दो तरीके में चाहिए. पहला, सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन किस चीज में चाहिए होता है किसी लेबर को? वेज. पहला वेज के सेंस में सबसे ज्यादा तो यही है ना. 65% स्ट्राइक आज तक का डेटा है कि 65% स्ट्राइक्स किस लिए हुए? मॉनेटरी रीजन से हुए. सिर्फ क्या बात है देखो, 65% स्ट्राइक आज तक मॉनेटरी रीजन से हुए. 35% ही का कारण नॉन मॉनेटरी रीजन है. आप समझ सकते हैं, पैसा रख लिया, बकाया रख लिया, बोनस नहीं दिया, बोनस बोला कि बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाया, इस तरीके का प्रॉब्लम्स लेके. When you seek protection, it is sought in the form of wage and it is sought in the form of working conditions. इस क्लास में थोड़ा दिमाग में जोर दे करके पढ़ना, ठीक है? क्योंकि ये क्लास तुम्हारे एचआरएम में भी है. ये लेबर लॉ बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हार्डली किसी स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट ठीक से डेवलप करता है लेबर लॉ. पढ़ लोगे उसके बाद जाके कितनी भी किताब बता देंगे, लेबर लॉ समझ में नहीं आएगा. प्रोटेक्शन जब तुमको चाहिए, प्रोटेक्शन मोस्टली एक वर्कर को दो तरीके से प्रोटेक्शन चाहिए होता है. सबसे ज्यादा वेज के फॉर्म, सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन मालिक वेज के रूप में करता है किसी भी वर्कर का. वेज से रिलेटेड कुछ एक्ट है, कुछ कानून, एक्ट माने कानून, कुछ कानून है जो केंद्र सरकार ने बनाए हैं. ठीक है, या सिर्फ समझो सरकार ने बनाए हैं. केंद्र की राज्य को बात बताएंगे. सरकार ने बनाए हैं. इसी कानून के दायरे में रह के the organizations have to remain within the framework of this
law and design their policies appropriately. Understood? वेद से रिलेटेड जो एक्ट हैं, कुछ कानून हैं जो बनाए गए हैं इंडिया में, वो है, लिखते जाइए और सही लिखिएगा डेट के साथ, डेट गलत नहीं होना चाहिए किसी का। लेबर लॉ कब आया था? देखो, ये लेबर लॉ 26 में आई है, ये 48 में आया। अलग अलग लेबर लॉ अलग अलग टाइम पे आया है, जब जब जैसे जैसे जरूरत पड़ी वैसे वैसे ट्रेंड होता गया। ठीक है, कुछ लेबर लॉ बहुत रिसेंट के 72, 1972, और टाइम एंड अगेन इन सब में अमेंडमेंट होते रहता है। हाँ, चेंज हुआ है। तुम लोग अलग अलग इसको जान लो, हम तुमको बाद में बता देंगे कि क्या चेंज हुआ। ठीक है, इसको अलग अलग पहले जान लो। डिस्क्रीट रूप में जानोगे तो एक साथ समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा कि क्या चीज। ये गलत नहीं लिखना। पहला, the Payments of Wages Act 1936. Next is Minimum Wages Act 1948. Then the Payment of Bonus Act 1965. Then Equal Remuneration Act 1966. लेबर लॉ हम इसलिए भी अच्छे से पढ़ा रहे हैं, पहला तो पीजी में तुमको जानना चाहिए और एचआर डॉक्टर भी जानना चाहिए। दूसरी बात, बहुत सारा एग्जाम होता है, बहुत सारे एग्जाम है, गवर्नमेंट का होता है। अभी तुमको भले ना पता हो, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मालूम चलेगा, जैसे कि पीपीएससी में अगर किसी को देने का मन हुआ और ये चीजें बाद में डेवलप करती है, आप अभी हो सकता है कि आपका सैलरी के को कोई इंटरेस्ट नहीं है, बाद में आपका मन करे देने के लिए, जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ होता है। वहाँ ऑप्शनल पेपर में एक पेपर है LSW, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, लेबर एंड सोशल वेलफेयर। तो इसके लिए ये लॉ कॉम्प्रिहेंसिव जानना बहुत जरूरी है। लास्ट डे में तुम लोग को एनफोर्समेंट ऑफिसर के बारे में बताए थे हम, उसमें भी लेबर लॉज और सोशल सिक्योरिटी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होता है। तो अगर तुम ग्रेजुएट हो, डिजायर्ड क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट है, प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन लॉ में होना चाहिए तुमको, लॉ यही सब। ठीक है, 22 ये सारा जो लॉ है, ये कानून है, ये चैप्टर है इसका, सेक्शन है इसका, उतना डिटेल नहीं जाना है। हम लोग एमबीए में पढ़े थे, तो एमबीए में अगर स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट में रहता है तो वो अलग बात है, लेकिन ऐसे नहीं। लेकिन कोई एग्जाम तो, और ये टफ नहीं होता है, जब पढ़ने लगोगे मन लग जाएगा। एचआर का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यही होता है। ठीक है, बाद में कभी मन करेगा तो एक बार कॉपी पलट के देखिएगा, बेस अगर ठीक है तुम्हारा तो आगे कुछ और पढ़ना होगा तो वो उस पर हो जाता है, लेकिन जीरो पे मल्टीप्लिकेशन नहीं होता। क्लास में जो पढ़ाई होती है उसको ध्यान रखो, आगे क्या होगा वो होगा, वो इतना
चाहे कितना भी कह लो वो बाद में ही डिटरमिन करता है गिवन द सिचुएशन के हिसाब से। कितना लिख लिए? पहला एक्ट है द पेमेंट ऑफ, हम धीरे थोड़ा थोड़ा समझाते जाते हैं इसके बारे में, ये सब पूरा कानून है, एक दो क्लास लगता है पूरा समझाने के लिए, थोड़ा थोड़ा बता देते हैं क्योंकि देखिए द फर्स्ट एक्ट इज द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। आप देख सकते हैं कि ये कानून आजादी के पहले का है, 47 के पहले लगभग 10 साल 9 साल हुई। ठीक है, इस कानून में कानून को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? सैलरीड आदमी जो होता है उसका साइकिल होता है सैलरी का, नेक्स्ट मंथ आते आते जब सैलरी होती है तब तक उसका ईएमआई कट जाएगा, बच्चों का फीस दे देगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सब कुछ बंधा है पहले से। एक महीने 1.5 महीने 2 महीने की अगर सैलरी नहीं आती है तो डिस्टर्ब हो जाता है इकोनॉमिक से। तो आप मतलब मजदूरी उसको भी हटाया गया ना, बॉर्डर लेबर उसका भी एक्ट है, वो भी एक एक्ट के थ्रू ही हटाया गया है। क्या क्या अभी कितने साल का बच्चा अलाउड नहीं है? 14 से नीचे नहीं है, 14 से 18 है, कुछ कामों में है इसको एडोलेसेंट इसमें भी नेचर ऑफ वर्क डिफाइन होगी, किसमें आपको अलाउड है किसमें नहीं है, बिजनेस मशीन में नहीं है। ये देखो द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, पहले जो वेज दिया जाता था बहुत इरेगुलर, इस महीना आया तो इस महीना 25 तारीख को आ गया, तो अगले महीना 30 को आया, तो अगले महीना और लंबा कर दिया तो अगले महीने के 10 तारीख को आया। ऐसे करने से वर्कर्स को बहुत डिस्टर्बेंस होता था, घर चलाना बहुत मुश्किल होता था, और ये प्रॉब्लम इतना बढ़ गया कि ये एक एक्ट लाई सरकार, उसमें ये बताया गया है इतने से, ठीक है ऑर्गेनाइजेशन को एक ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है सैलरी, तो कितने वर्कर्स होंगे यानी कितने एम्प्लॉयज किसी ऑर्गेनाइजेशन में होंगे, वहां तक के एम्प्लॉयज को इतने दिन पहले यानी कि 7 दिन है, 7 दिन के अंदर अंदर नेक्स्ट महीने के 7 दिन के अंदर अंदर सैलरी दे देनी है। 1000 से ज्यादा होंगे तो कितने दिन के अंदर देना, सैलरी किस फॉर्म में देना। ठीक है, पहले तो कैश में सैलरी दी जाती थी ना, आपको याद होगा कि पुरानी पिक्चर्स में आप देखिएगा तो एक नेता बैठा रहता था, आगे बढ़ता जा रहा है, उसको पैसा यही इसी तरीके से दिया जाता था पैसा। हाँ होता ही था, बिल्कुल होता था। तो कोई कानून अगर नहीं रहेगा तो कानून के अभाव में तो ऐसा ही होगा, आप भले हेलमेट पहन के बाहर नहीं जाते हो, पकड़ाइएगा तो फाइन दीजिएगा ना। तो आपको ये पता है ना कि पुलिस वालों को देख के फटाक से हेलमेट पहन लेना है, क्यों? क्योंकि आपके मन में डर है अगर पकड़े गए तो फाइन कर देगा, ऐसे घूमिए बिना हेलमेट के 5 लोगों को बैठा के, करते हैं लोग, लेकिन कानून होना जरूरी है। दहेज का कानून हर लड़की यूज करे तो जरूरी नहीं, देयर आर पीपल हु आर लिविंग पीसफुली, लेकिन जिनको जरूरत पड़ती है घर वालों को डर तो होता है कि वो चली जाएगी पुलिस स्टेशन, तो कानून नहीं था, हानि होती थी। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में बताया गया है, अब तो खैर सब जगह एनईएफटी होता है, वर्कर्स का भी बैंक अकाउंट है, पैन है, प्लांट का जो भी है, धीरे धीरे कानून जब चेंज होता है तो कानून में भी बदलाव आता है, उसके हिसाब से पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट का मतलब समझ लो कि रेगुलरिटी ऑफ पेमेंट के लिए इस एक्ट को लाया गया था। और किसी भी एक्ट को समझने का एक तरीका ये भी है, पहले उसका ईयर जरूर देखिए कि किस साल ये लागू हुआ, तब आपको उसका रेलेवेंस समझ में आए। ठीक, अब आइए मिनिमम वेजेस एक्ट। टीचर लोग का जो पेमेंट रुक जाता है तो वो तो सरकार ही रुकती है, सरकार का कानून है, सरकार ही रोकती तो कौन करेगा? ये तो एम्प्लॉयर को लागू, जब सरकार ही लागू की और सरकार ही रोक दी तो फिर क्या बोलोगे? जैसे वैकेंसी आती है साइंस कॉलेज में, फिर भी पूरा का पूरा वैकेंसी खाली है, वैकेंसी है प्रोफेसर का, लेकिन फिर निकाली नहीं रही। ठीक है, तो उसको क्या क्या किया जा सकता है? सिस्टम में भी तो लोग होते हैं, फ्लैट फ्लैट सिस्टम में जो अक्सर बन गए वो अपना पोजीशन एंजॉय कर रहे हैं। भाई आप हमारे यहाँ ये भी तो एक मोटिव होता है ना एडमिनिस्ट्रेशन में जाने का अपना।
कुछ आईएएस ऑफिसर्स तो काम बिल्कुल करते हैं, कुछ को अलग ही एजेंडा हो जाता है आईएएस के बाद। पढ़े लिखे तो सब होते हैं ना, इतना यूपीएससी निकाल के गए। कुछ आईएएस ऑफिसर्स एकदम वेलफेयर के लिए काम करते हैं, करते हैं। कुछ आईएएस ऑफिसर्स का एजेंडा अलग हो जाता है, सरकारी लोग भी उसमें क्या किया जाता है। नेक्स्ट इज मिनिमम वेजेस एक्ट। मिनिमम वेजेस यानी कि न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान। जैसे हम तुमको अभी ऑनलाइन क्लास में बता रहे थे कि बिहार गवर्नमेंट में 5 कैटेगरीज में लेबर को डिवाइड किया गया। अनस्किल्ड लेबर, स्किल्ड लेबर, सेमी स्किल्ड, हाई स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर, स्किल्ड लेबर, हाईली स्किल्ड और सुपरवाइजर। ठीक है, ये हुआ। सबका न्यूनतम मजदूरी तय है। मान लो कि बिहार में कॉन्ट्रैक्शन साइट पे, जैसे यहाँ गांधी से तो पुल बना, कितने वर्कर्स हैं? अब उसमें अनस्किल्ड भी होंगे, ईटा ढोने वाले, स्किल्ड भी होंगे, ढलाई करने वाले, है ना? ढलाई सब नहीं कर सकते हैं ना, पंखा सब रिपेयर कर सकता है क्या? नहीं। बिजली सब ठीक कर सकता है, वो लोग स्किल्ड है ना? उनका भी रिक्रूटमेंट होता है पीएसयू में और ऐसे, तो उनका पैसा तय होता है। न्यूनतम तो मजदूरी बहुत कम, मजदूरी बहुत कम पैसा होता है, इससे ज्यादा ही मिलता है। लेकिन इतना भी इसलिए बनाया गया है क्योंकि इनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, कि इससे कम तो ना दे। और जब भी ये मजदूरी बनाई जाती है, ठीक है, ये न्यूनतम मजदूरी दी जाती है, a family is considered to be 4 units। चार चार को कंसिडर करके 3। देखो जनरली हमारे यहाँ क्या था कि मेल वर्किंग ही थे पहले, तो मान लो कि उसकी वाइफ और 2 बच्चे, इसके हिसाब से मिनिमम वेज तय किया जाता है। मिनिमम वेज तय करने का बहुत डीप ये सब चीजें इतना जानने की जरूरत नहीं, सुन लो सिर्फ। मिनिमम वेज तय करने के लिए बहुत सारी चीजें कैलकुलेट होती है, जैसे कि उतना कैलोरी उसके खाना में जाना चाहिए, इस तरीके का कपड़े का कितना लेंथ होना चाहिए जो उसको रिक्वायर्ड है, इतना मीटर कपड़े के हिसाब से सब जो जान के मिनिमम वेज तय किया जाता है। लेबर ऑफिसर सब होते हैं ना, 353 रुपए के लगभग। हाँ, अनस्किल्ड का बता रहे, देख लो, चेक करो, याद नहीं होगा, रिवाइज होते रहता है टाइम टू टाइम। ठीक है, हुआ। नेक्स्ट आ जाओ, देख लेना, चेक कर लेना, याद है। पेमेंट्स ऑफ बोनस एक्ट, मतलब बोनस कंपनी किस चीज से देती है? अपने प्रॉफिट में से देती है ना, ठीक है। अब मान लो कि ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट पे बेनिफिट ली जा रही है, वो प्रॉफिट कमा रही है, तो वो अपना प्रॉफिट वर्कर्स के साथ शेयर करने के लिए तैयार नहीं। मिनिमम वेज देने के लिए ज्यादा है, इसलिए यहाँ के मजदूर वहां जाते हैं काम करने, जो सेम स्किल का यहाँ रहता है ना, उसको वहां जाता है। देखो ये हुआ पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। बोनस की रेगुलरिटी के लिए, यानी कि किसी कंपनी को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को 8.33% से लेकर के 20% तक में वो बोनस दे सकता है। अब ये सब अलग है कि प्रॉफिट मेकिंग है कि नहीं है, जो प्रॉफिट कमाई नहीं दी है तो बोनस देगी कैसे, है ना? तो ऐसी चीजें भी सब चीज इस एक्ट में डाली गई है। ठीक, नेक्स्ट आओ इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट। ऐसा होता था और एक्ट आने के बावजूद होता है। आप गांव वगैरह में जाइएगा, शहर में थोड़ा कम हुआ है अवेयरनेस के कारण, लेकिन मेल वही काम कर रहा है तो उसको ज्यादा पैसा, और फीमेल वही काम कर रही है तो उसको कम पैसा। एग्रीकल्चर में आपको ज्यादा ये चीज देखने को मिलता है। सेम काम कर रही है, फॉर अ फीमेल फिजिकल द मेटाबॉलिज्म इज डिफरेंट। ठीक है, women cannot work in a very strenuous manner just as a man can do। ये बिल्ट अलग अलग है, बायोलॉजिकल बिल्ट है, लेकिन डिस्पाइट दिस जो वर्क फीमेल भी वही वर्क कर रही है फॉर सेम नंबर ऑफ आवर्स, ईटा उठाने का काम है तो वही कर रही है, और मेल भी वही काम कर रहा है। ऐसा होता था कि मेल को ज्यादा पैसा और फीमेल को कम पैसा, अभी भी ये चीज होता है। ठीक है, इतना लॉ हम लोग पढ़ रहे हैं, कितने मजदूर को लॉ के बारे में मालूम होता है? जब पता ही नहीं है तुमको अपना अधिकार तो तुम क्लेम करोगे क्या? वो तो तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे तब ना तुम्हारे ऊपर, भाई वो इधर उधर नहीं कर सकता है, जेल हो जाएगा तुरंत उसको।
लेकिन अदरवाइज तो ये होता है। इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट मतलब इक्वल पे इक्वल वर्क, ठीक। और मेल और फीमेल को भी इक्वल पे। एक इंटरव्यू वगैरह में क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सारे लेबर लॉ में तुम लोग को हम बताएंगे। ये सिर्फ बता रहे हैं हम, ये फ्रेमवर्क है, ये सब लॉ में अलग अलग सेक्शन है। तो इंटरव्यूज में जो स्पेशलाइजेशन करते हैं या जो पीएसयू में एचआर मैनेजर की पोस्ट पे जाओगे, तुमसे पूछेगा कि विमेन रिलेटेड कितने एक्ट हैं, कितने लेबर लॉज आप बता सकते हैं विद सेक्शंस जिसमें कि विमेन के बेटरमेंट का प्रावधान है, प्रोविजन है, उसमें इक्वल रेम्यूनरेशन आ जाएगा, ठीक है। और आगे बनाएंगे वो वेद, समझ में आया? सब में वेद से रिलेटेड है ये प्रॉब्लम, वेद से रिलेटेड लेबर लॉज है ये सब। अब आओ वर्किंग कंडीशन पे। ये लिख लियो ना पूरा, उसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। वेद उसमें लिखो वर्किंग कंडीशन। देखिए ये किस डेफिनेशन में था? ये था वर्किंग कंडीशंस। देखो हम लोग the way the status of labor has evolved from their situation which used to be earlier to now has been a long fight. वर्किंग कंडीशंस के लिए भी कितना फाइट करना पड़ा। पहले जब तुम इसकी बुक्स पढ़ोगे लेबर वेलफेयर के बारे में या फिर लेबर लॉस के बारे में, पहले जब तुमको पता चलेगा कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आने के बाद जो इंडस्ट्री वगैरह का पैटर्न चेंज हुआ, जब वो पढ़ोगे तब पता चलेगा कैसे ठूस ठूस के वर्कर्स को काम कराया जाता है। अभी इस क्लास का कैपेसिटी अगर 50 बच्चे का है, ठीक है, एक बेंच पे 3 लोग बैठे हो तो कंफर्टेबल बैठे हो, है ना।
4 बैठा देंगे तो कंफर्टेबल रहोगे? नहीं रहोगे। अब सोच लो, अब सोच लो कि 50, सपोज करो कि इस क्लास की कैपेसिटी 50 स्टूडेंट्स की है और इस क्लास में हम 75-80 स्टूडेंट्स को बिठा दें जबरदस्ती, और ये तो सिर्फ बैठने की बात थी, ऐसे में काम करते थे और डिलीवर करना पड़ता था। अंडरस्टूड? यहाँ पे इसी में फैन में बैठे हो ना तो वर्किंग कंडीशन समझ में नहीं आए। वर्किंग कंडीशन समझने का मतलब है कि फ्लोर पे इतनी गर्मी, ना प्रॉपर लाइटिंग। आज भी जयपुर वगैरह में जो लाख की चूड़ी होती है ना, लाख वगैरह की जो चूड़ी बनाई जाती है तो उसमें आग पे काम किया जाता है, आग से सटा के लाख पे डिजाइन बनाया जाता है। कई जगह पे आज भी फैक्ट्रीज की हालत ऐसी है कि लाइट आता ही नहीं है, लाइट का प्रोविजन ही नहीं बना है। तुम अगर आग लड़ा करके काम कर रहे हो आग तो खराब हो जाएगी तुम्हारी, एकदम होनी है खराब। घर में क्यों पापा और मम्मी बोलते हैं ना कि प्रॉपर लाइट में पढ़ो, लगातार पढ़ोगे तो ज्यादा टाइम पे स्ट्रेस होगा तो आग खराब हो जाएगी। ठीक है? चश्मा वाली चश्मा पहनना इज नॉट आंख खराब। कहने का मतलब कि वर्किंग कंडीशन की वजह से तुम्हारे यहाँ हो सकता है सब्जी नहीं खाता होगा इसलिए भी आंख खराब हो गई, दैट इज डिफरेंट थिंग। बहुत सारा कारण होता है उसका, ऐसा थोड़ी कि उसके घर में लाइट नहीं होगा। हाँ, ये हम लोग सुनते आए हैं, खाने से भी कुछ नहीं फर्क पड़ता। वर्किंग कंडीशंस माने प्रॉपर लाइटनिंग नहीं है। अब इस रूम में लाइट ऑफ कर दो और बोले बोर्ड से छाप के देखो और 5 क्लास लगातार रोज ऐसे ही करो, पता चलेगा वर्किंग कंडीशन का वैल्यू। कुछ नहीं आंदोलन होता है जब पैसे पे बात आती है और तुम्हारी, तुम घर चला रहे होते हो ना, तो जब आंदोलन तभी होता है जब तुम्हारा कुछ दाव पे नहीं लगा होता है। वरना वरना लोग एम्प्लॉयमेंट नौकरी तो बोल रहे हो ना, बैठ के बहुत जल्दी नौकरी में आने वाले हो, उसके बाद पता चलेगा कितना आंदोलन करते हो। ठीक है? वर्किंग कंडीशंस लाइट नहीं है, जस्ट इमेजिन लाइट बंद करते हैं और हम बोलें कि बोर्ड से और 5-6 क्लास ऐसा ही होगा, पंखा नहीं है, एसी नहीं, रूम कॉम्पैक्ट है, एक क्लास किसी तरह कर लोगे, 5 क्लास कर पाओगे नहीं। इस कंडीशंस में टेबल पे काम कराया जाता था। वर्किंग कंडीशंस का मतलब सिर्फ ये नहीं, और ये सिर्फ 5 घंटा क्यों बोल दें कि आज कल टीचर फ्री नहीं है, आज ही तुमको काम करना, आज 8 बजे तक क्लास करो ऐसे, तब देखो ह्यूमिलिएशन कैसा फेल होता है। वाले तो ठीक है, यू स्ट्रेस योरसेल्फ, वो अलग बात है। सत्य आईआईटीज वगैरह में एट कॉल क्लास होता है कि कोई अगर इम्पोर्टेंट टीचर का या फैकल्टी का क्लास है तो उसे थोड़ा घंटी बज गई हम तो निकल गए, चाहे जो 8 बजे रात तक भी क्लास होता है। तो जहाँ मजाक बना रहे हो वहाँ ये भी बात समझो कि लाइफ में जब तक थोड़ा सा स्ट्रेस नहीं होता है इंसान आगे नहीं बढ़ता है। बहुत फुल लाइफ कभी आदत नहीं थी ना मैम, सुबह से अचानक से सुबह से लेकर शाम तक। ठीक है, तो वर्किंग कंडीशंस का मतलब होता है जैसे तुम्हारी वर्किंग आवर्स का कोई रेगुलेशन नहीं, 10 घंटा 11 घंटा एवरी डे तुम फैक्ट्री में काम कर रहे हो, एज का कुछ नहीं है। 10 साल के बच्चे से भी उसी तरीके का काम एक्सपेक्ट किया जा रहा है जितना एक अडल्ट से। वुमेन एम्प्लॉयमेंट, वुमेन हमेशा से फैक्ट्री में काम करती है, नंबर जरूर कम होगा। वर्किंग कंडीशंस में जैसे फैक्ट्रीज एक्ट है, इसमें लिखा हुआ है कि आप वुमेन को कब से कब तक फैक्ट्री में काम पे नहीं लगा सकते, चाहे आपको जो भी इमरजेंसी हो, बिकॉज ऑफ हर सेफ्टी। ठीक है, क्योंकि रात में, दिन में दे आर सेफ मैनेजमेंट रहता है, बहुत सारा रहता है, रात में बहुत आधा ऑफिस खाली होता है, आप किसी कारण से ऑफिस खुला है, मैन्युफैक्चरिंग खुला है, सो फ्रॉम आई थिंक टाइम है 7 o'clock to 6 o'clock इन द मॉर्निंग, ये रात का ये टाइम, इस समय आप वुमेन को नहीं रोक सकते। ठीक, बच्चे को 14 के ऊपर वाले जो एम्प्लॉयड होते हैं उनको आप कब नहीं रोक सकते। वर्किंग आवर्स क्या होना चाहिए, वीकली ऑफ होना चाहिए। अगर तुम ये सेमेस्टर पूरा बिना एक भी संडे की क्लास करो तो देखो, और वो तो तुम्हारा फिर तुम समझ ही नहीं पाओगे इसको क्योंकि सिर्फ 4 घंटे का क्लास है,
Imagine somebody working for 10 to 11 hours every day and not getting a weekly off. It is not human. ये अमानवीय और ऐसी ऐसी अमानवीय चीजें होती थी, इसीलिए एक्ट बना उनको रोकने के लिए। समझ में आया? वर्किंग कंडीशंस का मतलब लाइट, वेंटिलेशन, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी भी बंगाल में ह्यूमिडिटी ज्यादा रहती है ना गंगा की वजह से। इस क्लास में अगर अभी पंखा और एसी बंद कर दिया जाए, आधे घंटे के बाद तुमको ह्यूमिडिटी फील होने लगेगा और वो ह्यूमिडिटी से परेशानी होती है, तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी, बहुत ज्यादा उस ह्यूमिड एनवायरनमेंट में रहोगे तो। वो ह्यूमिडिटी पे अगर आप किसी को रिक्वायर करते हैं कि 10 से 11 घंटा आप काम कीजिए ऑर्गेनाइजेशन में, तो दिस बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। और ऐसा होता ही था, तभी इसको रोका गया। बाथरूम की फैसिलिटी, सैनिटेशन। Sanitation is very important for somebody's hygiene, cleanliness, to provide you good health and safety. Earlier, there was no such provision. ठीक है? फैक्ट्रीज एक्ट में प्रोविजन बनाया गया कि बाथरूम भी कैसा होना चाहिए, क्योंकि वर्कर्स को बहुत ह्यूमिलिएट करके ट्रीट किया गया। ठीक है? कि बाथरूम कैसा होना चाहिए, फिटून थूकदार होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। गर्मी में ड्रिंकिंग वाटर का अरेंजमेंट होना चाहिए। हर 250 वर्कर जो ऑर्गेनाइजेशन में है उसके लिए ड्रिंकिंग वाटर का अरेंजमेंट होना चाहिए, गर्मी में ठंडा पानी आना चाहिए, ये भी अरेंजमेंट है। ओके, चेंजिंग रूम होना चाहिए, कैंटीन की फैसिलिटी होनी चाहिए। अगर तुम्हारा सारा क्लास जैसे 9 बजे से भी क्लास होता है, 9 बजे से 5 बजे शाम तक जो एक ऑफिस वर्किंग आवर है, 5 बजे को 9 से 7 का अगर वर्किंग आवर रखो और उसमें कैंटीन ना हो, और जनरली इंडस्ट्रियल एरिया में, ये इंडस्ट्रियल एरिया है ना, तुम देखो कि यहाँ पे ज्यादा क्या मिलेगा तुमको, चाय की दुकान मिल जाएगी, वहीं पे लिट्टी बनाता है या बिस्किट रखता है, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। तो अगर तुम कभी काम कर रहे हो यहाँ, ये तो फिर भी देखो कुछ नहीं है, फिर भी पटना वॉकिंग डिस्टेंस पे बाहर निकल सकते हो तुम। हिमाचल प्रदेश में बद्दी वगैरह जो डिस्ट्रिक्ट है ना, सोलन, वहाँ कुछ नहीं है। दिन के समय अगर तुम अपने व्हीकल से नहीं जाओ ना, तो सब्जी वाले जो आता जाता है ट्रक वगैरह किसी से लिफ्ट मांग के जाओ, 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर शेयर कैसे जाओ? इसीलिए, और इंडस्ट्री तो हमेशा ही दूरी होती है, इसीलिए कैंटीन की व्यवस्था होनी चाहिए एज वेलफेयर मीन्स। इसके अलावा वर्किंग आवर रेगुलेशन, कि काम करने का क्या ड्यूरेशन होना चाहिए, वीकली ऑफ का प्रोविजन क्या है, ओवर टाइम का प्रोविजन क्या है। वर्कर को, जब वर्कर क्यों ओवर टाइम करता है, तो कभी कभी देखोगे ना कि कोई वर्कर ओवर टाइम करके एक एग्जीक्यूटिव के बराबर पैसा कमा लेता है। क्यों? ओवर टाइम का जो चार्जेस होता है दैट इज ट्वाइस हिज ओन सैलरी। और डिटेल्स ये लिख लीजिए, और डिटेल्स इसका हम अगले क्लास में बताएंगे, धीरे धीरे चलेंगे जब तक आपका क्लास चल रहा है। इन बिटवीन एक बात बताऊं तो, इन दोनों के एचआर पढ़ रहे हो इसीलिए पूछ रहे हैं, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है? एक वर्कर होता है, एक वर्कर को मिलता है, सैलरी सैलरी और वेजेस आपके काम के पार्ट और देखो हिसाब से सैलरी पे पढ़ने के हिसाब से सही बात है। लेकिन एक बार स्किल के लिए एक डिफरेंस जो तुमको लगा वो, तो तुम बोले पहले वर्कर में सब कुछ आ गया, इसमें टेक्निकल डिफरेंस बताओ। दूसरा अगर इंटरव्यू में पूछते हैं वेज और सैलरी में क्या डिफरेंस है, 30 डेज कंप्लीट होने के बाद ही सैलरी एक जो तुम लोग बता रहे हो और एक जो जनरल परसेप्शन है, ये ठीक है। वेज इज फॉर ब्लू कॉलर एम्प्लॉइज, ब्लू कॉलर माने वर्कर्स, एंड
सुपरवाइजर एंड अबव, सुपरवाइजर एंड अबव के पोस्ट को तय किया गया सैलरी के, ये भी तो सोचो, तो कारण होगा। टाइम के लिए हम तो इन लोगों को फिजिकल के साथ मेंटल पे ये अच्छा है, यू आर क्लोज। देखो, अगर हम टेक्निकल डिफरेंस माने वेज और सैलरी के बीच में, तो ये मान सकते हैं जिस चीज को आप क्वांटिफाई कर सकते हैं ना, यू कैन टेल द क्वांटिटी ऑफ इट, दैट इज वेज। एंड someone's whose something whose quantity you cannot decide, you cannot decide the quantity, that will be salary. क्यों? मैनेजर सैलरी लेता है, जो शिपर्ड होता है ऑर्गेनाइजेशन में, मान लो कार्टन लेके जाता है, आप देखे होंगे कि फैक्ट्री बहुत बड़ी होती है, कोको कोला का फैक्ट्री बहुत छोटा है, जो एक्चुअल में जो ये पटना वटना में इसलिए छोटा है, इसी का महाराष्ट्र वगैरह में फैक्ट्री देखो बहुत बड़े एरिया में फैक्ट्री बना रहता है। तो उस फैक्ट्री एरिया में एक डिपार्टमेंट से दूसरा डिपार्टमेंट सामान ऐसे नहीं लेकर के जा सकता है लोग, उसके लिए कार्ट होता है, गाड़ी होती है इधर, तो उसका तो कैलकुलेट करोगे तुम कि नंबर ऑफ मूवमेंट्स कितना ले गया, तुम कैलकुलेट कर सकते हो ना। ईटा उठा के ले जा रहा है, कितना ईटा 8 घंटे के ऊपर ले जाया गया, टाइम के हिसाब से वेच दोगे उसको कि 8 घंटे में तुम इतना काम करोगे। अब वो काम सुपरवाइजर करवा लेगा स्ट्रिक्ट होके। वर्कर का इतना यूनिट्स प्रोड्यूस होना, मोबाइल फोन का फैक्ट्री है, कितना यूनिट तुम प्रोड्यूस किए, यू कैन डिसाइड द वेज। जब मैनेजर की बात करते हो, मैनेजर का फंक्शन क्या होता है, व्हाट आर द 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। क्या तुम इसका क्वांटिटी बता सकते हो कि each मैनेजर कितना प्लान किया? क्या तुम ये बता सकते हो डायरेक्ट करने में क्या आता है? सुपरविजन आता है, उसमें कमांड आता है, उसमें मोटिवेशन आता है, और लास्ट में अगर सब कुछ करने के बाद भी कुछ एम्प्लॉइज होते हैं जो बात नहीं सुनते हैं, तो उनको डांटा भी जाता है, कमांडिंग जिसको कहते हैं। मैनेजर ने किसी को डांटा, कितना डांटा, इसको क्वांटिफाई कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। कंट्रोल प्रोसेस, ये दिस इज वेरी परवेसिव, दिस percolates down his function, his work, you cannot quantify that, इसलिए सैलरी को क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता है। it cannot be counted, it cannot be said in units, okay? तो ये एक